हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नया प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। करंट आज हम पढ़ने वाले यूपी करंट। तो उत्तर प्रदेश 2023 में जो करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम देखने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, लेकिन ये करंट लेटेस्ट है यूपी करंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं, आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटक सुविधा केंद्र। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटक सुविधा केंद्र बनेगा। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटक सुविधा केंद्र कहाँ बनेगा? क्या ये आगरा में बनेगा, या मथुरा में बनेगा, या आपका लखनऊ बनेगा, या प्रयागराज में बनेगा? तो जल्दी से बताएंगे कहाँ बनेगा। तो जब का जो उत्तर प्रदेश में पर्यटक सुविधा केंद्र बनने वाला है, ये आपका बनने वाला है कहाँ? मथुरा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उनका 20 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो पर्यटक सुविधा केंद्र है वो कहाँ बनने वाला है? मथुरा में बनने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि वृंदावन स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र पर यात्रियों को 50 रुपये में थाली, कितने रुपये में? 50 रुपये प्रति थाली खाना मिलेगा। कितना मिलेगा? 50 रुपये प्रति थाली खाना मिलने वाला है, जिससे कि जो आम गरीब लोग हैं वो खाना खा सकें, ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि शहरों में क्या है ना कि पर्यटक केंद्रों पर तो वैसे भी खाना बहुत महंगा मिलता है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए और जो गरीब हैं उनकी भी सुविधा के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्यटक सुविधा केंद्र खोला जा रहा है मथुरा में। यहाँ पर 50 रुपये प्रति थाली खाना मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में G20 की बैठकें होंगी। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जहाँ पर G20 की बैठकें होने वाली है? ध्यान रखना, G20 की बैठक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में होने वाली है। तो ये आपके 4, 5, 6, 7, तो कितने जिलों में होंगी? ये टू का इस तरह आंसर हो जाएगा 4 जिलों में। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में G20 की बैठकें होने वाली हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम G20 के बारे में। तो G20 क्या है? तो G20 के सम्मेलन को लेकर ग्रुप ऑफ 20 मतलब 20 देशों का समूह है ये। तो G20 के सब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। G20 के सम्मेलन को फरवरी से अगस्त तक 11 कार्यक्रम की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। ध्यान रखना, फरवरी से लेकर अगस्त तक 11 कार्यक्रम होने वाले हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना, 11 कार्यक्रम होने वाले हैं। और प्रदेश में इसके आयोजन की श्रृंखला की शुरुआत आगरा से होगी। तो ध्यान रखना, सबसे पहला कार्यक्रम कहाँ होने वाला है? तो शुरुआत आगरा से होने वाली है, लेकिन अंत कहाँ से होगा? अंतिम कार्यक्रम बनारस में होगा। तो जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने ये नया टाइप शुरू किया है कि अब क्या है ना कि हम लोग क्वेश्चन के साथ थोड़ी थ्योरी भी पढ़ेंगे, जिससे हमारे और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो शुरुआत होगी G20 की आगरा से उत्तर प्रदेश में, और अंतिम जो कार्यक्रम होगा बनारस में होगा। अगला कि भारत का G20 अध्यक्षता का विषय क्या रहने वाला है? वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। ये महा उपनिषद से के प्राचीन संस्कृत से पाठ से लिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो G20 का जो विषय है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। आगे है क्या है कि पूरे विश्व को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है। और संदेश क्या दिया जा रहा है कि पूरी विश्व जो है ना उसको स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार होना चाहिए, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जाए। तो ये भारत ने संदेश रखा है G20 के विषय के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि उत्तर प्रदेश में संगीत महाविद्यालय कहाँ बनेगा। तो उत्तर प्रदेश में जो संगीत महाविद्यालय वो कहाँ बनने वाला है? मऊ में है, आजमगढ़, बनारस या मथुरा में? तो उत्तर प्रदेश का जो संगीत महाविद्यालय है ये आपका बनने वाला है आजमगढ़ में। प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो 3 का 20 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या है कि यह महाविद्यालय जो है ना, यह भातखंडे विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, भातखंडे विश्वविद्यालय देखो ध्यान रखो कहाँ पर है? लखनऊ में। तो उससे संबंधित होगा। तो उससे संबंधित होगा कौन सा? जो नया विश्वविद्यालय खोलने जा रहा है। ठीक है, तो 3 का 20 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हेपेटाइटिस के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जांच केंद्र बनेंगे। तो 6 बनने वाले हैं, 7, 8, 9। तो हेपेटाइटिस के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जांच केंद्र बनेंगे? 6, 7, 8, 9। जल्दी से बताएंगे। तो ये होगा 4 का एज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि 6 केंद्र बनने वाले हैं। तो चलिए हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस एक बीमारी है कौन सी है? जो यकृत की सूजन का कारण बनती है। तो हेपेटाइटिस से क्या होता है कि यकृत के सूजन आ जाती है और इससे नुकसान पहुंचता है। अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो यह यकृत की विफलता या यकृत कैंसर का भी कारण बन सकती है। तो क्या हो जाता है, अगर इसको ज़्यादा बढ़ जाए तो यकृत या तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है या ये लीवर कैंसर हो सकता है, जो कि घातक है। मुख्य रूप से 4 वायरस होते हैं इस बीमारी के, माने जाते हैं ABCE। तो हेपेटाइटिस बी होता है, ए होता है, सी होता है, ई होता है। और इनको लेकिन अब क्या है ना कि काफ़ी हद तक इनका इलाज संभव है। तो समय से पहले अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो इसका इलाज बिल्कुल संभव है। तो ध्यान रखेंगे कि 4 क्या बनने वाले हैं? कितने केंद्र बनने वाले हैं? तो 6 जाँच केंद्र बनने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वेद विज्ञान केंद्र कहाँ बनेगा। तो उत्तर प्रदेश में आपका वेद विज्ञान केंद्र कहाँ बनने वाला है? सीतापुर में, सोनभद्र में, बनारस में या प्रयागराज में? तो वेद विज्ञान केंद्र कहाँ बनने वाला है? तो नैमिषारण्य आपका ये सीतापुर में बनने वाला है। 5 का एज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेद विज्ञान केंद्र है क्या? इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना वेदों और पुराणों में संरक्षित ज्ञान को आम जन के लिए पहुँचाने के लिए अध्ययन कार्य किया जा सकेगा इससे। ठीक है, वेदों की और पुराणों की आपकी अध्ययन कराया जाएगा। वेद विज्ञान केंद्र में प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक गुरु, प्रयोगशाला, यज्ञशाला निर्माण होगा, जिससे खगोल शास्त्रियों के विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ वेधशाला भी स्थापित की जाएगी। तो जो खगोल शास्त्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्या होने वाला है? वेधशाला की स्थापना की जा रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका वेद विज्ञान संस्थान है कहाँ पर खुलने वाला है? ये आपका उत्तर प्रदेश में खुलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मल्टी स्पेशलिस्ट कमांड हॉस्पिटल कहाँ बनेगा। तो मल्टी स्पेशलिस्ट कमांड
स्पेशलिस्ट कमांड हॉस्पिटल ये कहाँ बनने वाला है? क्या ये कानपुर में बनेगा, कानपुर में, आगरा में, लखनऊ में, चित्रकूट में? तो ये बनने वाला है आपका लखनऊ में। तो आपका 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में बनने वाला है। देख लेते हैं इसको कि अब लखनऊ में आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के निर्माण से सशस्त्र बलों को सहायता मिलेगी। किसके लिए? सशस्त्र बलों को सहायता मिलेगी इससे। अब कमांड हॉस्पिटल एक ग्रीनफील्ड बहुमंजिला इमारत होगी जिसमें 780 बेड की सुविधा होगी। ठीक है, संकट के समय यहाँ पर 100 बेड बढ़ाए जा सकते हैं। तो सारे फैक्ट ध्यान रखना, 780 बेड का बनने वाला है, लखनऊ में बनने वाला है। सशस्त्र बलों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है और 100 बेड की सुविधा बढ़ाई जा सकती है संकट के समय पर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्टार्टअप शुरू करने में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो स्टार्टअप के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो गया है? तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान स्टार्टअप के मामले में कौन सा है? तो ये चौथा है, 7 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। चौथा स्थान हो गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। कुछ फैक्ट जान लेते हैं इससे संबंधित स्टार्टअप जो रैंकिंग आई है। तो इसमें पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तो ध्यान रखेंगे टॉप पर पंजाब है, फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तराखंड है, फिर चौथे पर उत्तर प्रदेश है और उसमें यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, और फिर अगर आप वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो गोवा को लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखेंगे इंस्पायरिंग लीडर्स की श्रेणी में ध्यान रखेंगे किसको रखा गया, जिन्होंने इंस्पायर किया है वो छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, इंस्पायरिंग में यूटी आपका दिल्ली आ जाता है, टॉप पर है छत्तीसगढ़। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। रैंकिंग के अनुसार उभरते स्टार्टअप परिवेश में की श्रेणी में, अब उभरता स्टार्टअप जहाँ पर स्टार्टअप काफ़ी तेजी से उभर रहे हैं उसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर है, बिहार सेकंड टॉप पर है, मिजोरम थर्ड पर है। ठीक है, लद्दाख फोर्थ पर है यूटी में। तो ध्यान रखेंगे स्टार्टअप परिवेश, उभरते स्टार्टअप के मामले में और इंस्पायरिंग लीडर्स के मामले में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देते हैं। अगला हम देखते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट क्या रह गया कि मेघालय को छोटे राज्यों में, ध्यान रखो छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका है? तो ये आपका मेघालय का है। तो काफ़ी फैक्चुअल पॉइंट है यहाँ से। तो एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीज़ कवर कर ले रहे हैं, तो काफ़ी इनिशिएटिव अच्छा लगे तो बताना। यह 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों का छोटा राज्य माना जाता है। तो छोटे राज्य की तुलना कैसे हम पता करते हैं कि छोटा राज्य है? तो 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य को छोटा राज्य माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि मिड डे मील का नया नाम क्या रखा गया है? तिथि भोजन, पोषण मील उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य भोजन या स्वाभिमान भोजन। तो ये रखा गया है आपका, क्या रखा गया है? तिथि भोजन। ठीक है, तिथि भोजन रखा गया है। अब देखो मिड डे मील के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो मिड डे मील योजना क्या है ना, एक स्कूलिंग फीडिंग प्रोग्राम है, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है, जिसे मद्रास नगर निगम द्वारा 1925 में सबसे पहले मद्रास नगर निगम ने इसको शुरू किया था मिड डे मील को। उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सारे देश में इसको जो भोजन का अधिकार है ना उसके तहत क्या किया था, पूरे देश में लागू करने की बात कही थी। मिड डे मील स्कीम पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसका उद्देश्य था वंचित बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन कम से कम एक पोषण के तहत भोजन उपलब्ध कराना। तो मिड डे मील का मतलब है कि बच्चे जो है ना उनको प्रमोट भी करना और कुपोषण से बचाना, दोपहर के भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना, दोपहर का भोजन मिड डे मील। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला कि 1980 के दशक में के मध्य तक क्या हुआ था कि योजना पूरे तमिलनाडु, केरल, गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लागू कर दी गई थी और धीमे धीमे भारत के कई राज्यों ने इसको लागू कर लिया था। अब ये किसके अंडर में काम करती है? तो शिक्षा मंत्रालय इसका कार्यान्वित और निगरानी करता है। अब इसमें आयु वर्ग कितनी शामिल है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष की, 6 से लेकर 14 वर्ष के जो प्रत्येक बच्चा है जो स्कूल में दाखिला लेते हैं उनके लिए ये क्या किया जाता है, छुट्टियों को छोड़कर अगर मान लें तो हर दिन अगर छुट्टियों को छोड़ दें तो मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 से 14 साल। तो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि वो मंत्रालय भी पूछ देते हैं, आयु सीमा भी पूछ देते हैं, सारी चीज़ें। थोड़ा सा ही देख लेते हैं प्राथमिक बच्चों के लिए। अब यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है कि कैलोरी कितनी होनी चाहिए और प्रोटीन कितना होना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनके लिए पोषण संबंधी प्रति बच्चा प्रतिदिन कितना 450 कैलोरी होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन फैक्ट में पूछ देते हैं। और जो उच्च प्राथमिक वाले बच्चे हैं उनके लिए कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं 6 से 10 तक, उसके बाद 10 से 14 तक के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटीन 12 ग्राम मिलना चाहिए जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं, और जो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के उनको 20 ग्राम मिलना चाहिए। अब खाद्य मापदंड प्रति बच्चा प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए? अनाज उसको 100 ग्राम, दाल 20 ग्राम होनी चाहिए और सब्जियां 50 ग्राम और तेल और वसा 5 ग्राम। तो इतना पोषण हर बच्चे को प्रतिदिन मिलना चाहिए, ऐसा सरकार ने बोला है। और जो उच्च प्राथमिक जो कक्षाएं उनके लिए 150 ग्राम आपको अनाज होना चाहिए, 30 ग्राम दाल होनी चाहिए, 75 ग्राम सब्जियां होनी चाहिए और तेल कितना होना चाहिए? 7.5 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से, और नमक मसाले की आवश्यकता अनुसार डाले जाएंगे। तो ये पूरा डेटा है, चार्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल भी पूछ देते हैं कि प्राथमिक जो कक्षाओं उनके बच्चों के लिए कितना कैलोरी होना चाहिए, कितना प्रोटीन मिलना चाहिए। तो प्रोटीन 12 ग्राम और बड़े बच्चों के लिए 20 ग्राम। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि देश में बेस्ट बूथ अवार्ड, तो चुनाव कराने के मामले में बेस्ट बूथ अवार्ड किसे दिया गया है? क्या उत्तर प्रदेश को, गोवा को, उत्तराखंड को या मध्य प्रदेश को? तो बेस्ट बूथ का अवार्ड जो मिला है ये किसको मिला है? ये मिला है आपका उत्तर प्रदेश को। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। तो 9 का इस राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में कैंसर के इलाज के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाएगा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बेले का पौधा है, रात रानी का पौधा है, गुलाब का है या गिलोय का है? तो ध्यान रखेंगे इसमें कि कैंसर के इलाज के लिए अभी थोड़ा सा डिस्कवरी की गई, तो उसमें खोजबीन करी गई, अनुसंधान किया गया, तो उसमें पता चला कि रात रानी के पौधे में इतनी ताकत है कि वो कैंसर का इलाज कर सकता है। अब खुद से रात रानी काफ़ी फायदे, देखो आयुर्वेद तो बहुत पुराना है, जितना भी बीमारियों को अगर आप जड़ से इलाज चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। एलोपैथी क्या है ना कि आपको दर्द कम कर सकता है, लेकिन एलोपैथी जड़ से किसी चीज़ को खत्म नहीं करता है।
तो 10 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रात रानी के पौधे से कैंसर का इलाज संभव हो पाया है, ऐसी खोज अभी हुई है। तो कैंसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैंसर क्या होता है। ये कैंसर किसी कोशिका के असमान तरीके से बढ़ने की बीमारी है। जब आपकी सेल्स जो होती है ना असमान तरीके से बढ़ने लगती हैं तो उससे कोशिका जो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं उसे कहते हैं। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है ना, कोशिका नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं। अब जो सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है वो अपने आप खत्म हो जाती है, लेकिन जो खत्म नहीं होती हैं वो कैंसर को रोक लेती हैं। तो ध्यान रखेंगे 10 का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो देखो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, करंट यूपी करंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ध्यान रखो इसको, देखो पढ़ो। इसी तरीके से हम डेली प्रैक्टिस सेट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। इससे पढ़ने से ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।